अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडीवियलिज़म, मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म के हवाले से। ये कुछ एराज़ हैं जिसको एक्सप्लेन किया गया है, जिसको जब हम समझेंगे कि क्या था, इनके क्या क्या अप्रोचेस थे बेसिक, तो उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ों की जो थीरीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाती है कि असल में इसकी जड़ें कहाँ से निकली हुई हैं। और इसको समझे बग़ैर जो है वो मेरा ये ख़्याल है कि इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स को समझे बग़ैर आपको जनरली जो थीरीज़ होती हैं पॉलिटिक्स और आईआर के हवाले से, या बाकी भी डिसिप्लिन्स की जो थीरीज़ होती हैं उनको समझना आपको सोशल साइंसेस के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो ये असल में कल्चरल पीरियड्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है। और इसमें दुनिया को इन कल्चरल पीरियड्स के अंदर समझने की कोशिश की गई है, मतलब इन दुनिया को समझने की कोशिश की गई है कल्चर के ज़रिए से और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, कि दुनिया किन किन फेजेस से एडवांसमेंट के हवाले से गुजरी है, उनका दुनिया के अंदर कल्चर्स कौन से मौजूद थे और फिर टेक्नोलॉजी क्या थी, और फिर उन्हीं एराज़ के अंदर कौन कौन सी थीरी जो है वो निकल के आई हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसमें जो है एक तो ये है कि आप कल्चर को इस तरीके से समझ सकते हैं, या फंडामेंटल चेंजेस जिस तरीके से दुनिया के अंदर हुई हैं वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम ये देखें कि उन तमाम चीज़ों को या दुनिया को कैसे परसीव किया जाता है, तो फिर हम उन तमाम चेंजेस को जो है वो समझेंगे। इसमें अब ये है कि जितने भी कल्चरल एराज गुज़रे हैं जिसका कि हम अभी जिक्र करेंगे, उसमें ये है कि जो नेचर ऑफ ट्रूथ है वो चेंज नहीं हुई, वो ऐसी की ऐसी है। नेचर ऑफ सच्चाई की जो हकीकत है वो हकीकत वैसी की वैसी ही रही है, सच्चाई सच्चाई ही है, लेकिन उसको समझने के अंदाज़ में फ़र्क है, और इस वजह से हमें बहुत सारे चीज़ों के अंदर वेरिएशन नज़र आती है। तो एक बात तो ये है, ये आप बुनियादी तौर पर जहन में रखें। इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन हमारे पास ये कल्चरल पीरियड्स बनते हैं, कोई उसको 3 कहता है, कोई उसको 4 कहता है, लेकिन बहरहाल आप देख लें जैसे भी आपको समझने में आसानी हो। एक तो हमारे पास मिडिल एजेस है या मिडीवियलिज़म है, ठीक है। ये जो टाइम था ये तकरीबन 5वीं सदी से शुरू होकर 15वीं सदी तक, तकरीबन कोई 1000 साल तक ये चीज़ जो थी, ये मिडीवियलिज़म या मिडिल एजेस जो थे ये रहे हैं, ठीक है। इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी थी या टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे, ये ज़्यादातर अथॉरिटीज़ के हाथ में होते थे। आम लोगों के पास मींस ऑफ कम्युनिकेशंस या टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आप कह लें, या उस ज़माने के हवाले से जो भी टेक्नोलॉजी मुरव्वजा थी वो आम लोगों तक उसका कोई एक्सेस, आम लोगों को उस तक कोई एक्सेस नहीं होता था। वो सिर्फ एलिटिस्ट जो क्लब होते थे उनके पास था, वो बादशाह या चर्च के पास वो चीज़ें मौजूद रहती थी। फिर हमारे पास एक टाइम आया मॉडर्निज़म और मॉडर्न एज जिसको हम कहते हैं। ये तकरीबन आपकी 15वीं सदी में या 14th सेंचुरी में ये तकरीबन स्टार्ट हुआ। इसको फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि अर्ली मॉडर्न एज और लेट मॉडर्न एज। तो इस वजह से आप इसको, वो जो कल्चरल पीरियड्स हैं वो अगर आपको नाम ऊपर 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन मिडीवियलिज़म, मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म, लेकिन वो आपको आगे जाकर 4 इस वजह से है कि इन्होंने इसको दो समझने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो नॉलेज थी ये आम लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंचनी शुरू हो गई। ये सिर्फ अब चर्च का और बादशाह का या पादरी के पास ये नॉलेज नहीं रहती थी, ये आम लोगों के पास भी आ गई। और ये बात आप समझिए कि ये हम यूरोप की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ यूरोप सेंट्रिक या यूरो सेंट्रिक है ये, ठीक है। तो इस वजह से ये हम यूरोप की बात कर रहे हैं। इसमें आप मुस्लिम वर्ल्ड को इसमें से, इस इक्वेशन में से माइनस रखें। जितनी भी बात हम करेंगे ये असल में आईआर को समझने के हवाले से है, और आईआर जो है वो यूरोप स्पेसिफिक जो था या यूरो सेंट्रिक जो था वो है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो जितनी बाइफर्केशंस है ये यूरोप के हवाले से है। फिर इसमें जब इसमें अगर आप देखें कि लेट 19th और मिड 20th सेंचुरी में जो है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया
साथ साथ, तो फिर ये आपको लेट मॉडर्न एज की बात आ जाती है। उससे पहले अर्ली मॉडर्न था और फिर लेट मॉडर्न था, ठीक है, 14वीं सदी के बाद या 15वीं सदी के बाद। फिर ये तकरीबन सेकंड हाफ जो था, निस्फ सदी, पिछली निस्फ सदी के बाद का जो टाइम था, इसको हम कहते हैं कि ये पोस्ट मॉडर्निज़म का एरा था। और इसको आप पोस्ट कोल्ड वॉर 2 की भी बात जहन में रखें कि ये पोस्ट मॉडर्निज़म का एरा जो था ये आया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस कल्चरल एरा के कौन कौन से स्पेसिफिक ट्रेड्स थे, जिसको जब हम समझेंगे तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप मिडिवलिज़म के सोशल स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, तो मिडिवलिज़म का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें क्या था कि चर्च जो था या पादरी जो था या पॉप जो था, उसको एक बहुत बड़ा रुतबा हासिल था उस सोसाइटी के अंदर। सेंट्रल अथॉरिटी थी उसकी अथॉरिटी के बग़ैर जो था वो यूरोप के अंदर या मिडीवल एजेस के अंदर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता था, कोई भी मुआशरा नहीं चल सकता था। और ऐसा हुआ था कि इन पादरियों के पास, इन चर्चेस के पास अक्सर व बेशतर बादशाहों से ज़्यादा अथॉरिटी होती थी। बादशाह भी इनके मशवरे के बग़ैर कुछ नहीं कर पाते थे और इनकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि इन्होंने लोगों में एक धाक बिठाई हुई थी। तो यहाँ पे चर्च की एक बहुत बड़ी जो है वो हमें नज़र आती है। फिर इसमें अगर आप सोशली देखें तो फिर एक फ्यूडलिज़म का दौर था और पेजेंट्स थे, स्लेव्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। सोशल स्ट्रक्चर जो था वो इन किस्म की चीज़ों में मिडीवल टाइम के अंदर जो था वो मिडीवलिज़म के अंदर जो था वो डोमिनेट कर रहा था। सोशल स्ट्रक्चर को ये चीज़ें डोमिनेट कर रही थी। फिर चर्च क्यों इस सोसाइटी को रूल करता था, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि चर्च बहुत अमीर था। चर्च के पास, पादरी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसे, वसाइल होते थे। इस वजह से चर्च इनको रूल करता था। और फिर चर्च ही टैक्सेस लगाता था किसानों पे, पेजेंट्स पे, दहकानों पे। टैक्सेस का जो काम था वो चर्च लगाया करता था। जितनी भी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ होती थी वो चर्च की मर्ज़ी से होती थी, चर्च के गिर्द घूम रही होती थी। उनमें जो पिवट का रोल प्ले करता था वो चर्च था। मिडीवलिज़म के अंदर जो था, ये यूरोप की बात हो रही है जैसे कि मैंने शुरू में आपको बता दिया है। और इस वजह से चर्च जो था वो नॉलेज का एक मंबा था, इल्म का एक मंबा था उस सोसाइटी के अंदर, ठीक है। उस ज़माने में जितना भी आर्ट था, जितना भी लिटरेचर था, जो भी प्रोड्यूस होता था वो मज़हब के गिर्द, मोरालिटी के गिर्द, थियोलॉजी के गिर्द जो था वो घूम रहा होता था। जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी सोसाइटी के अंदर आर्ट एंड लिटरेचर के हवाले से, वो मज़हब, मोरालिटी, थियोलॉजी, इन चीज़ों के गिर्द जो थी वो घूमा करती थी। तो इस वजह से इसको मिडीवलिज़म भी कहते थे। इसमें फिर मैसेजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉलेज जो था वो एक्सक्लूसिव डोमेन था एलीट्स का, मतलब किंग्स का, नोबल का और चर्चेस का, इनका एक्सक्लूसिव डोमेन था। तो इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट प्रोड्यूस होता था तो उस टेक्स्ट को एक ख़ास काइंड ऑफ कागज़ पे लिखा जाता था, जिसकी कि मुशाबहत जो थी वो चमड़े के साथ होती थी। और वो कागज़ हर एक के पास अवेलेबल भी नहीं होता था, तो वो ख़ास लोगों के पास कागज़ होता था, उस पर लिखाई होती थी, वो ख़ास लोग जाके उसको पढ़ रहे होते थे। इस वजह से नॉलेज जो था वो एक्सक्लूसिव डोमेन था एलीट जो थे उस सोसाइटी के, उनका। और हिस्ट्री भी जो थी वो भी जब लिखी जाती थी तो हिस्ट्री भी कोई ऐसी इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस नहीं होते थे। हिस्टोरियंस को भी कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होता था और वो भी आपको एक नज़र आता था कि कुछ उसमें चीज़ों को फैंटेसाइज किया जाता था, कुछ फैक्ट्स होते थे, कुछ फैंटेसीज होती थी। हिस्ट्री भी उनकी ऐसे ही होती थी, ठीक है। जो उस ज़माने के लोगों का मिजाज था, या क्योंकि एलिट्स के लिए लिखी जाती थी चीज़ें, तो एलिट्स को खुश करने के लिए कुछ उसमें चीज़ों को एग्जेजरेट करके बताना, दुश्मन की सच्चाई को थोड़ा सा छुपा लेना और अपनी कमज़ोरी को भी छुपा लेना, और दुश्मन की ताकत को छुपाना, और फिर अपनी कमज़ोरियों की बजाय अपनी स्ट्रेंथ्स को ज़रा एग्जेजरेटेड फॉर्म में बताना, ताकि जिसके लिए लिखा जा रहा है वो खुश हो जाए, ठीक है।
फिर जो भी आर्ट की जो भी शक्ल उस ज़माने में होती थी, उसके अंदर आपको एक स्पिरिचुअलिटी जो चर्च के साथ रिलेटेड चीज़ें होती थी वो आपको नज़र आ रही होती थी। उसके बगैर वो चीज़ इनकम्प्लीट कंसिडर की जाती थी। फिर आम लोगों के लिए एलिट्स तक तो ये चीज़ें पहुंच जाती थी, जो लिखाई पढ़ाई वाली काम होती थी ये तो एलिट्स तक पहुंच जाया करता था। उस वक्त का सिर्फ एक आम बंदा जो पढ़ लिख सकता था, उसको आजकल के आप बहुत आला दर्जे के डिग्री होल्डर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उस ज़माने में उसका वो मयार होता था जो सिर्फ पढ़ लिख सकता था। लेकिन जो आम लोग होते थे, पेजेंट्स होते थे, दहकान या आम सोसाइटी के अफराद होते थे, गरीब तबका, लोअर क्लास जो होती थी, उन तक नॉलेज सिर्फ सीना बसीना, एक से सुनी गई बात दूसरे ने हिफ्ज़ कर ली, फिर उसने आगे कहीं और बता दी, उनसे वो नॉलेज इस तरीके से सीना बसीना ट्रांसफ़र होता था। उनके पास कोई रिटन फॉर्म में कोई चीज़ें नहीं होती थी। ये रिटन फॉर्म में चीज़ें जो थी ये एलीट का एक ख़ास प्रिविलेज होता था, ठीक है। और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नॉलेज उनकी ऐसे पास होती थी, फोकलोर्स वगैरह में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ठीक है ना। जो आर्ट और लिटरेचर था, ये चर्च के पास एक टीचिंग का एक तरीका था। वो टीचिंग करते थे आर्ट और लिटरेचर को प्रोड्यूस करके, जो भी वो होते थे चर्च उसके हवाले से अपनी टीचिंग्स को प्रमोट कर रहा होता था। फिर इसमें मोरालिटी जो था वो एक अहम रोल प्ले करता था। मिस्ट्री एक अहम रोल प्ले किया करती थी, ठीक है ना। फिर लिटर्जिकल या जो जिसको कलीसाई इबादत कहते हैं, तो वो एक ख़ास रोल प्ले किया करता था, ठीक है ना। ये जितना ऑडियंस को जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाती थी उसके अंदर मोरालिटी का एक काम होता था, मिस्ट्री का काम होता था। कलीसाई इबादत के जो भी ईसाइयों के इबादत के रस्म व रिवाज हैं, तो वो आपको आर्ट्स और लिटरेचर के हवाले से बता दिए जाते थे ऑडियंस को, और वो उनके बिहेवियर में किसी न किसी तरीके से आ जाते थे, क्योंकि एक चर्च उस पर ख़र्चा करता था और वो ये वाली चीज़ें जो था वो सोसाइटी के अंदर प्रमोट किया करता था। फिर आ जाता है जनाब हमारे पास मॉडर्निटी का या मॉडर्निज़म जो है, इसका एक एरा हमारे पास आ जाता है। और ये एरा स्टार्ट होता है तकरीबन आपके 14th सेंचुरी या 15th सेंचुरी कह लें, लेकिन 14th ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एब्रप्टली तो 15 में आगाज़ हुई और 15 में तो फिर उसने टेक ओवर कर लिया ना, तो चीज़ों को मिडीवलिज्म से। लेकिन स्टार्ट उसका जो था वो 14th में ही हो चुका था, और ये आइडियाज़ जो थे प्रिवेल कर रहे थे, और फिर ये रहा तकरीबन मिड 20th सेंचुरी तक। तो इसमें जो अर्ली मॉडर्न पीरियड था, इसको हम अगर आप आसान अल्फाज में समझेंगे तो ये वो टाइम था जब जिसको हम कहते हैं रेनेसेंस। यूरोप के अंदर रेनेसेंस का टाइम था, या जिसको रीबर्थ कहा जाता है, दोबारा जन्म लेना जो है, दोबारा पैदा होने का जो अमल है। मतलब एक कौम मुर्दा थी लेकिन अब वो दोबारा पैदा हो रही है, तो इसको रेनेसेंस कहते हैं, ठीक है। ये उस वाले टाइम की बात हो रही है, और इसका आगाज़ जो था वो इटली से हुआ था। इटली में ही आपका जो था वो कैथोलिक चर्च की सीट है, आपको वेटिकन सिटी और ये सारी चीज़ें इटली में। तो डेफिनेटली वो जो कोर में चर्च था, तो चर्च को फिर अटैक करके या उसको निगेट करके इटली के अंदर से ही वो चीज़ें निकली हैं, बिल्कुल कोर के साथ ही। तो वो मॉडर्निटी का आगाज़ भी फिर आपको वहीं से लगता है कि वो वहीं से हो गया था। इसने फिर क्या किया कि इस मॉडर्निटी ने या रेनेसेंस ने, जिस तरह चर्च ने तमाम के तमाम शोबाए ज़िंदगी को इनकम्पस किया हुआ था, अब मॉडर्निटी या रेनेसेंस ने भी तमाम के तमाम शोबाए ज़िंदगी को जो है वो इनकम्पस कर लिया था। जब रेनेसेंस आया तो इसने भी इनकम्पस कर लिया। फिर इसमें पॉलिटिक्स है, इंटेलेक्ट है आम आदमी की, या इसमें आर्ट एंड लिटरेचर है, जो भी है, जिस तरीके से भी इंसानी ज़िंदगी जो थी वो फ्लरिश हो रही थी, उन तमाम चीज़ों में फिर आपको रेनेसेंस का टच जो है वो नज़र आना शुरू हो गया, मॉडर्निटी का टच नज़र आना शुरू हो गया। और ये था डेविएशन फ्रॉम दैट मिडीवलिज्म। तो मिडीवलिज्म से फिर वो सोसाइटी इस तरीके से आराम आराम से मॉडर्निटी की तरफ आई है। रेनेसेंस ने क्या किया कि रेनेसेंस ने कहा कि जनाब आपका ये जो टाइम था,
मिडीवलिज्म, ये तो इंतहाई स्लो टाइम था, डार्क एजेस थे हमारे, इसमें बहुत कम एजुकेशन और इनोवेशन पे टाइम दिया गया था। लेकिन अब मॉडर्निटी कह रही है कि नहीं जी, आपने एजुकेशन और इनोवेशन को जो है उस पे भी आपने अब टाइम देना है। तो अब ये मॉडर्निज्म की तरफ बात बढ़ रही है। फिर इसमें रिलीजियस स्टडीज़ जो यूरोप के अंदर, जो जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सब कुछ ही मजहबी था, तो अब यहाँ पे सेकुलरिज्म की तरफ और ह्यूमनिज्म की तरफ बात बढ़नी शुरू हो गई। लोग मज़हब से उकता गए, क्योंकि पोप की अथॉरिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे कि अब लोग मज़हब से उकता गए थे। वो सेकुलरिस्ट अप्रोच के साथ आगे जा रहे थे, वो ह्यूमनिज्म के साथ वो जा रहे थे। तो इस तरीके से चर्च का रोल जो था वो तकरीबन नापैद हो गया, ख़त्म हो गया, उसको सिर्फ चर्च तक ही रखा गया। सोसाइटी से लपेट के उसको चर्च के रोल को वापस चर्च के अंदर ही रहने दिया गया, चर्च से बाहर चर्च के रोल को यूरोप ने कहा कि नहीं जी, अब मॉडर्निटी के अंदर जो है यूरोप ने कहा कि नहीं, अब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे रीज़न की बात हो गई, क्योंकि ये जब चर्च को एक्सेप्ट नहीं करते तो किसी वजह से नहीं करेंगे। इन्होंने हर एक चीज़ को जो है वो अकल और रीज़न के साथ तोलना शुरू किया, ठीक है। तो एक साइंटिफिक टर्न लिया वहाँ पे चीज़ों ने। और इसको अगर आप इस तरीके से देखें कि वो जो उकताहट मज़हब से आई हुई थी, उसमें बुनियादी वजह उनकी ये थी कि क्योंकि वो जो भी अल्लाह के अहकामात थे उनमें टेम्परिंग करके, तो चर्च को सारे इख्तियारात चर्च ने ले लिए और अल्लाह के अहकामात में टेम्परिंग की थी, तो वो चीज़ इंटेलेक्ट को या लॉजिक को अपील भी नहीं करती थी। तो इस वजह से जो माइंड था वो सेकुलरिज्म की तरफ भाग गया वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रीज़न की बात हो गई। लोगों ने जो है वो फेथ को सेकेंडरी तौर पे डील करना शुरू किया है। सिर्फ चर्च में आप संडे को चले जाते हैं, वहीं पे आप इबादत वगैरह जो करनी होती है करें, वरना लेकिन बाहर आके फिर आप कम से कम, वो उनका ये ख्याल था कि ईसाइयत की जो तरवीज है वो आपको फिर बाहर आके नहीं करनी चाहिए, और फिर आप अपनी ज़िंदगी से ईसाइयत को बाहर की जो आपके सोशल अफेयर्स है उसमें से निकाल दें। हाँ, चर्च में आप जाते हैं तो चर्च में आप उसको रहने दें, ठीक है। ये उस सोसाइटी का एक जो था वो हो गया, ठीक है। फिर रेनेसेंस के अंदर ही जो सोशल लाइफ थी उसने एक और भी चेंज देखा कि यहाँ पे आपका जो फ्यूडल रूल था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की तरफ बात आ गई। जो छोटे छोटे फीफडम्स थे, छोटे छोटे ममालिक थे, तो ये जो ममालिक थे, ये जो फीफडम्स थे, इनसे निकल के एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ गई कि अब लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि फिर बाद में आपने हॉब्स और रूसो वगैरह की, उसमें आप आगे जाके हम पढ़ेंगे उसको भी इंशाल्लाह, एक एक फ़िलासफ़र को पढ़ेंगे। तो फिर वो उस तरह वो सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ बात आ गई। फिर मोनार्कीज़ जो थी वो जो थी वो, और या वेस्टफिलियन स्टेट्स जो थे, जो हमारे मॉडर्न नेशन स्टेट की जो बुनियाद पड़ी है 1648 के बाद जो पड़ी है, ये फिर इसके अंदर आ गए, ठीक है। और इनका फोकस जो था, स्टेट्स का जो फोकस था वो यहाँ पे मोनार्कीज़ पे था या वेस्टफिलियन सिस्टम पे था, और फ्यूडलिज्म और चर्च की जो अथॉरिटी थी उस पे फिर स्टेट्स ने इतनी ज़्यादा कोई खातिर ख्वाह अपनी तवज्जो नहीं दी, बल्कि वो एक नेशन स्टेट के हवाले से उभर के सामने रियासतें आनी शुरू हो गई, जिसको कि आज तक देखा जाता है। अच्छा जनाब, इसके बाद जो था, अब आप जब देखते हैं इन तमाम चीज़ों को या इन पॉलिटिक्स को जब आप देखते हैं, तो इसमें फिर आपको शेक्सपियर्स के जो प्लेज हैं आप उसको देखेंगे तो ये आपको अर्ली मॉडर्न एज की गम्माजी करते हुए नज़र आते हैं। फिर इसमें मैकियावेलीज़ की द प्रिंस आई है, जिसने प्रॉपर सेपरेशन बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट कर दी थी, और उसको आज भी प्रॉपर गवर्निंग टैक्टिक्स के तौर पर या प्रैक्टिसेस के तौर पर पढ़ाया जाता है। सियासत के तालिब इल्मों को पढ़ाया जाता है। वो रिकमेंडेड बुक्स में से है द प्रिंस के, उसको पढ़े या उसके ऊपर जो कमेंट्रीज हुई हैं उनको कम से कम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते तो वो चीज़ जो है उसको प्रोमिनेंस मिली, पॉलिटिक्स को प्रोमिनेंस मिली। सेपरेशन बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट या पॉलिटिक्स एंड रिलीजन जो था वो फिर हमें नज़र आना शुरू हो गया था इस दौर के अंदर। फिर इसमें प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तो जब प्रिंटिंग प्रेस इस दौर के अंदर आ गया तो अब वो जो कागज़ पहले नहीं था, वो एक चमड़ी नुमा कागज़ था और सिर्फ एलीट्स ही उसको पढ़ सकते, उन्हीं के लिए होता था, कागज़ भी काफ़ी महंगा था।
तो अब जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो आवाम तक बातें पहुंचनी शुरू हो गई, अखबारात या वीकली या मंथली या बाई मंथली इस किस्म की चीज़ें आनी शुरू हो गई, और पैम्फलेट्स वगैरह, और तो आवाम तक बातें जो हैं वो पहुंचनी शुरू हो गई, लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हो गया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए, लोगों में जो था वो पढ़ने लिखने का रुझान आना शुरू हो गया। तो ये फिर उस दौर की कुछ कहानियाँ हैं यूरोप के अंदर की। और इसने जो था वो स्प्रेड ऑफ नॉलेज में बड़ा हेल्प किया सोसाइटी के अंदर, तो आवाम तक जो थी वो नॉलेज वाली बातें फिर आनी शुरू हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि ये अब एक वहाँ पे जो मिडिवल एज था तो उसमें मुराकबे में लोग रहते थे, और जिसको के जंगलों में जाना और वहाँ पे राहिब बनना और वहाँ पे मुराकबे करना और अपने क्रिएटर के साथ एक लगाव बनाना और दुनिया की ज़िंदगी से दूर जाना, इस टाइप ऑफ ज़िंदगी जो थी वो मिडिवल एज में, या जो आपका जिसको हम कहते हैं कि डार्क एज, जिसको कि मॉडर्न अप्रोच में कहा जाता है, मॉडर्निज्म में कहा जाता है, उसमें ये था। ठीक है, लेकिन रेनेसेंस में क्या हुआ कि यहाँ पे अब जो यहाँ का जो आदमी था रेनेसेंस के दौर का, ये काफ़ी इन्वॉल्व था सोशल लाइफ के अंदर। ये आइसोलेशन में या सेक्लूडेड ज़िंदगी ये नहीं गुजारता था, ये बहुत इन्वॉल्व ज़िंदगी गुजारता था, अवेयर था, चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला बंदा था, और अपनी दुनिया को ऑब्ज़र्व करके उसके अंदर सोशल चेंजेस के अंदर एक प्रॉपर एक एक्टिव रोल प्ले करने वाला बंदा जो है वो आपको मॉडर्निज़म के अंदर का बंदा मिल रहा है। मिडिवलिज़म में आपको वो जो राहिब बन के अपने क्रिएटर के साथ लगाव लगा के बैठा हुआ बंदा, जंगलों में पहाड़ों में जो है, या सोसाइटी से कटा हुआ बैठा हुआ बंदा जो है वो आपको नज़र आता है। अब इसमें फिर जब ये स्प्रेड ऑफ नॉलेज हो रहा था, प्रिंटिंग प्रेस आ रहा था, तो इसमें फिर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर भी काम होना शुरू हो गया। तो लोकल लैंग्वेजेस में भी राइटर्स इमर्ज होने शुरू हो गए, सिर्फ कोई एक लैंग्वेज की जो डोमिनेंस थी वो फिर नहीं रही। तो इस तरीके से आपने मिडिवल टाइम के अंदर फिर आपका जो था वो लिटरेचर भी काफ़ी प्रमोट हुआ, और पढ़ना लिखना जो है वो काफ़ी आगे गया, और ग्रीक और लैटिन और उसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस जो लोकल थी, ग्रीक और लैटिन के अलावा उन लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी काम होना जो था वो शुरू हुआ। और इस तरीके से जो नॉलेज था ये अब सिर्फ एलीट्स का डोमेन नहीं रहा, बल्कि नॉलेज अब आवाम तक भी आना शुरू हो गया था। ठीक है, फिर इसमें टेक्नोलॉजी जब नॉलेज होता है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी होती है, क्रिएटिविटी आती है लोगों के अंदर, इंसानी दिमाग सोचता है, नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, तो वो चीज़ें भी फिर होगी। फिर अर्बनाइजेशन का एक प्रोसेस चला, लोग सेंटर्स ऑफ नॉलेज की तरफ आने शुरू हो गए, देहात से निकल के शहरों की तरफ, और इस तरह आराम आराम से जो थे वो शहर आबाद होना शुरू हो गए। फिर इसमें जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है ना आपके पास 18th 19th सेंचुरी में, तो ये आपका वो जो अर्ली मॉडर्न एज है यहाँ से शिफ्ट हो जाता है लेट मॉडर्न एज में, क्योंकि अब इंडस्ट्री आ गई है, मशीन्स इन्वेंट होनी शुरू हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्प्रेड ऑफ नॉलेज हो गया, अर्बनाइजेशन होगी, फैक्ट्रीज लग रही हैं, लोग आ रहे हैं। तो अब ये मॉडर्निज्म के अंदर एक नया दौर था जिसको लेट मॉडर्निज्म कहते हैं। फिर ये दौर जो था ये स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। और इसके अंदर अब क्या हुआ कि फिर आपने अमेरिकी इनकलाब देखा, इनकलाब फ्रांस ह्यूमैनिटी ने देखा 1789 में हुए ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये हो गई, और रेवोल्यूशंस आए, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो थे, ह्यूमन राइट्स की बातें होनी शुरू हो गई, मोनार्कीज़ जो थी ना वो अब आराम आराम से अपनी मौत आप मरने जा रही थी। लोगों के पास इतनी सारी नॉलेज आ गई, इतने सारे आइडियाज़ आ गए, आर्ट एंड लिटरेचर पे काम हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको इनकलाब फ्रांस रूसो का उसमें बहुत बड़ा किरदार था, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती रही। फिर अमेरिका का इनकलाब आया, आज़ादी की तहरीकें चलनी शुरू हो गई पूरे के पूरे यूरोप में, दुनिया में, जो यूरोपियन वर्ल्ड था या जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी या जो क्रिश्चियन वर्ल्ड था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें फिर दुनिया ने देखी कि ये होनी शुरू हो गई, क्योंकि आइडियाज़ का स्प्रेड हो रहा था। फिर अब ये तो फिर मॉडर्निज्म था। ये
फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट थी, आप इसको ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, डेमोक्रेसीज़ की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात हो रही है, इंसान आज़ाद है, इसने बादशाह ने इसको क्यों ग़ुलाम बनाया या सोसाइटी ने इसको क्यों ग़ुलाम बनाया, इस किस्म की चीज़ें, ये फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें थी। तो ये फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट थी, इन फ़िलासफ़ीज़ ने इंसानी इंटेलेक्ट को अपील किया, और ये आइडियाज़ जब स्प्रेड हुए तो उसके बाद हमने 19th और 20th सेंचुरी में वो भी चीज़ें देखी जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स भी चली हैं और आज़ादी इजहार राय और ये तमाम चीज़ें जो थी ये चली, ठीक है ना। अब अगर आप देखें कि इन चीज़ों ने मॉडर्निज़म को शेप किया, तो इस मॉडर्निज़म को मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ने शेप किया, और जो मैंने आपको अर्बनाइजेशन बताया था या रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ जो थी, इसने इनको शेप किया, ठीक है। अब ये मॉडर्निज़म जो थी ये एक इंसानी सोच की बुनियाद पे बनी हुई एक चीज़ थी, जो कि तख़य्युलाती किस्म की चीज़ थी, जिसमें राइट्स की बात हो रही है, प्रोग्रेस की बात हो रही है, बिलीफ्स की बात हो रही है, ठीक है ना। और बिलीफ्स नॉट वो वाली बिलीफ्स, लेकिन आगे बढ़ने के यकीन वाली बात कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम स्टैटिक नहीं रहेंगे, स्टैग्नेशन का शिकार नहीं रहेंगे, इसमें ये बातें हो रही थी। और टेक्नोलॉजिकल एज में फिर क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से नॉलेज का फैलना जो था और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग जो थी, तो जब आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो गई, ठीक है। फिर अगर आप मॉडर्न आइडियल्स को देखें तो इसमें क्या था कि मॉडर्न आइडियल्स ने तकरीबन हर एक चीज़ के अंदर अपनी परमिएट कर गया था वो, ठीक है ना। वो आर्ट के अंदर भी आपको मॉडर्न आइडियल्स नज़र आते हैं, फिर यूरोपियन अगर आप यूरोप को देखें, उनके आर्ट के अंदर, उनके लिटरेचर के अंदर, उनके आर्किटेक्चर के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आती है। इवन उनके मजहबी फ़ेथ के अंदर वो तमाम चीज़ें आपको नज़र आती है। मज़हब को मतलब उन्होंने अपने मुताबिक ढालना शुरू कर दिया, या कुछ ऐसे मज़ाहिब वहाँ पे आ गए कि जिसमें कि वो क्रिश्चियनिटी से जो है वो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो कुछ और मज़ाहिब जो है वो यूरोप के अंदर लोगों ने फॉलो करनी शुरू कर दी, और वो मॉडर्निस्ट आइडियल्स थे, तो उसकी बुनियाद पर वो उसको फिर फॉलो कर रहे थे, ठीक है। फिर फ़िलासफ़ी में आपको उन मॉडर्न आइडियल्स की झलक नज़र आती है, उनकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशली वो कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उनमें आपको उन मॉडर्न आइडियल्स की झलक नज़र आती है। जो रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी है या साइंस है, मतलब हर एक शोबे में आपको इन मॉडर्न आइडियल्स का ज़हूर होता हुआ नज़र आता है। अच्छा जनाब, अब इसमें बात ये हो रही है कि जो कुछ अल्टीमेट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं या सच्चाइयाँ हैं, ठीक है ना, इनको आप यूज़ करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं जनाब, रियलिटी को और ट्रूथ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं रियलिटी को। जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जो हकीकी सच्चाइयाँ हैं, उनको आप यूज़ करके तो आप अल्टीमेटली हकीकत तक पहुँच सकते हैं, या जो भी हकीकत है एटलीस्ट उसको, उन यूनिवर्सल फिनोमेनस को या यूनिवर्सल ट्रूथ को अंडरस्टैंड करके इस हकीकत को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मॉडर्निज़म का था। फिर इसके अंदर जो थी वो रीज़न और साइंस की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि रीज़न और साइंस क्या करते हैं कि वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव किस्म की नॉलेज या एक रिलायबल नॉलेज की फाउंडेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। रीज़न और साइंस मतलब सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, सिर्फ किस्से कहानियाँ या मिथ्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे रीज़न है। जब आप इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिलायबल फाउंडेशन तक लेके पहुँचा देगी। नॉलेज की जो रिलायबल फाउंडेशन है उस तक आप इन दोनों का इस्तेमाल करके पहुँच सकेंगे। फिर इसमें वो कहते हैं कि रीज़न जो है वो सबसे ऊपर चीज़ है, ठीक है। ये आपकी ये रीज़न जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये नहीं है कि रीज़न को आप किसी चीज़ के अंडर लेके आएंगे, ठीक है। और ये आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको देखें तो रीज़न इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे या हमारी एग्जिस्टेंस के हवाले से आप इसको देखेंगे तो आपको रीज़न जो है वो ऊपर नज़र आएगा। रीज़न के बगैर जो है वो कोई चीज़
नहीं होगी और रीज़न किसी का ताबे नहीं है, सब कुछ रीज़न का ताबे है। ठीक है, ये आपके मॉडर्निज्म आपको बताता है। फिर इसके अंदर आपको फ्रीडम की बात हो रही है डेमोक्रेसी की शक्ल में, फिर फ्री मार्केट की बात हो रही है, फिर एक नेचुरल एक्सटेंशन, जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ है उसकी एक नेचुरल एक्सटेंशन होगी और रीज़नेबल बिलीव्स होंगे तो उसको माना जाएगा, जो चीज़ें उनको रीज़नेबल नहीं लगती उसको वो नहीं मानते। तो ये चीज़ आपको आज भी यूरोप के अंदर नज़र आती है कि वो हर एक चीज़ को अकल से आप साबित कर सके तो ठीक है, अकल से आप साबित ना कर सके तो वो फिर किसी चीज़ को नहीं मानते। तो उस तरीके से आपको ये चीज़ें भी जो है ये मॉडर्निज़म के अंदर फिर आपको नज़र आई। जनाब फिर इसके बाद जो था, अब ये क्या बात हो रही है कि जनाब साइंस जो है ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव मीन्स है कि जिससे आप अपनी नेचुरल दुनिया को समझ सकते हैं साइंस के ज़रिए से, मज़हब के ज़रिए से नहीं। मॉडर्निज़म आपको ये कह रहा है कि आप ये छोड़ दें कि हम ऐसे पैदा हुए थे, हमने मर के यहाँ जाना है आफ्टर लाइफ में, नहीं, वो मॉडर्निज्म फिर ये बता रहा था क्योंकि सेकुलर हो गया था, वो चर्च से उकता गया था, चर्च की अथॉरिटी से उकता गया था। वो कहता नहीं जी, आप साइंस को यूज़ करें, ये ऑब्जेक्टिव मीन्स है, यहाँ पे आप यूज़ करके तो आप नेचुरल वर्ल्ड को समझेंगे, उसके अंदर अपनी ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव करेंगे आप उसको समझेंगे। तो इस पर आप फोकस करें। फिर अब इसका जो बुनियादी प्रेमिस है वो क्या है कि जो आपका जो सच्चाई है ये ह्यूमन कॉन्शियस से ऊपर की एक चीज़ है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। आप सच्चाई को अपने अकल का ताबे नहीं बना सकते, सच्चाई ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। आपने साइंस को यूज़ करके उस तक अगर आप पहुंच सकते हैं तो आप पहुंचे, लेकिन उसके लिए तवीलात अपने जहन में ना बने कि ये ऐसा था, ये ऐसा था। तो असल में वो ये बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक टाइम आता है जनाब जो मिड 20th सेंचुरी है, पोस्ट कोल्ड वॉर 2 का एरा जो है, उसमें फिर आपके पास आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं। पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर बहुत सारे थीरिस्ट, जो कल्चरल थीरिस्ट हैं, वो इसके ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं। और अब इसको थोड़ा सा इसकी जो एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसको वो डिबेटेबल है, कल्चरल थीरिस्ट उसको अंडर डिबेट लेके आते हैं। लेकिन एक आप ये समझ लें कि एक ब्रॉडर कंसेंसस ये है कि ये मिड 20th सेंचुरी जो है वहाँ से इसका हम फिर इसको ट्रेस बैक करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे इसमें ये वाला जो एरा था ये स्केप्टिसिज्म पे इसकी बुनियाद पड़ी हुई थी, सेल्फ कॉन्शियसनेस पे इसकी बुनियाद पड़ी हुई थी। ठीक है, डिफरेंसेस, सेलिब्रेटेड डिफरेंसेस जिसको आप कहते हैं वो इसके अंदर थी। ठीक है, और मॉडर्न कन्वेंशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मौजूद थी। मतलब ये उन तमाम चीज़ों को वो जो वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ी सी उसको उसके अंदर सब्जेक्टिविटी वाला एलिमेंट आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। इसने बहुत सारे मॉडर्न एजम्पशंस, जो मॉडर्निस्ट अप्रोच वाले एजम्पशंस थे, उसको क्वेश्चन करना शुरू किया, उसको डिसमिस करना शुरू किया। पोस्ट मॉडर्निज्म जो था इसने वहाँ पे ये करना शुरू किया। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ कि इसमें जनाब मॉडर्न एज के अंदर इन मॉडर्न एज में क्या हुआ कि इंसान जो है वो रीज़न, स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट ट्रूथ, पोस्ट मॉडर्न एज, फ्रेगमेंटेशन एंड इंस्टेबिलिटी, इन तमाम चीज़ों में को अगर आप देखें तो इसने इस पोस्ट मॉडर्न एरा को जो है ये डोमिनेट करके जा रहा है, या ये वाली चीज़ें, ये वाले ट्रेड्स इस पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर जो है ये मौजूद हैं। ठीक है जनाब, फिर इसमें आपका जो डिजिटाइजेशन की तरफ भी बात चली गई। पहले एनालॉग वाली चीज़ें होती थी, फिर आपने इस पोस्ट मॉडर्न एज में देखा कि नहीं जी वो एनालॉग से निकल के वो साइड बाय साइड आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नज़र आ रही है, और पोस्ट मॉडर्न एज हैज़ बीन मार्क्ड बाय दैट। ठीक है,
फिर इसने होलोकॉस्ट को देखा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उस चीज़ को भी फिर ये देख रहा होता है, ठीक है, कि ये कैसा हो गया था, अगर मॉडर्न था, रीज़न था, तो ये क्यों हो गया था बीच में, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों को पोस्ट मॉडर्न एरा जो है वो मॉडर्निस्ट अप्रोच को, जिसके वो 200-300 साल का जो एरा था, 300-400 साल का या 500 साल का आप लगा लें, वो जो एरा था, अब वो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच उसको भी क्वेश्चन कर रहा है, वो इससे एक और स्टेप आगे जा रहा है, ठीक है ना। इसने क्या किया कि इसने ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को रिजेक्ट कर दिया। ये कहता है कि ट्रूथ ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रूथ है कि आप इस ट्रूथ को कैसे लेते हैं, या आप नहीं कह सकते कि ट्रूथ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसने उस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को जो है वो इसने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। हर एक चीज़ को इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी एंगलिंग होती है, आपका माइंड उसको अपने तरीके से देख रहा होता है, इंसानी जहन जो है। तो ये वो कहते हैं कि आप नहीं कह सकते कि ये रियलिटी है, ये ट्रूथ है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये इंडिपेंडेंट है हमारे कॉन्शियस से, हमारे दिमाग से, हमारे तख़य्युलात से, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक ही किस्म की चीज़ होगी, उसको 10 लोग देखेंगे तो 10 माने उस एक चीज़ से वो निकाल लेंगे, हर एक उसको अपने अपने एंगल से देखेगा, तो वो इंटरप्रेट कर रहा है उसको, ठीक है ना। अब जनाब यहाँ पे क्योंकि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तो नहीं है, उसके ऊपर तो ये यकीन नहीं रखते कि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो हमारे जहन के अंदर पक रहा है, हमारे जहन के अंदर हो रहा है और इंसानी सोच में हो रहा है, तो इंसानी सोच ही फिर उसको जो है वो इंटरप्रेट कर रही है। तो अब ये जो भी रियलिटी है ना, ये डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर के ऊपर। रियलिटी जो है ना ये गैर यकीनी है, ये कंटिंजेंट है, गैर यकीनी है ये रियलिटी। अब इसको ऑब्जर्वर जो है वो रियलिटी ऑब्जर्वर के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। अगर एक ऑब्जर्वर कह देता है कि ये फला चीज़ अच्छी है तो उसको लोग अच्छा देखना पसंद करना शुरू कर देंगे। अगर एक ऑब्जर्वर कह देता है कि ये बुरी है, तो जब ज़्यादा लोग किसी अच्छी चीज़ को भी बुरा कहना शुरू कर देंगे तो कुछ वक्त के बाद वो बुरी लगनी शुरू हो जाएगी लोगों को, क्योंकि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच जो है वो जो रियलिटी इंडिपेंडेंट है और आज़ाद है, उन तमाम चीज़ों को वो नहीं मानता। वो कहते नहीं जी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सा रंग देते हैं। इसने पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्या किया कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने फ़िलासफ़ी को, पॉलिटिकल साइंस को, सोशल साइंसेस के और बहुत सारे फील्ड्स और सब फील्ड्स को इसने अफेक्ट किया। अब आपको पोस्ट मॉडर्निज्म वाले दौर में जब आप आते हैं, जब आप इसको देखते हैं तो आप हर एक चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं सोशल साइंसेस के अंदर। इसने इन चीज़ों को अफेक्ट किया, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम जो रियलिटी इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन है उस पर डिपेंड करती है। तो वो यहाँ पे आपको फिर सोशल साइंसेस या इमरानियात के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आती है। जो भी आप इमरानियात पढ़ते हैं तो फिर आपको वो चीज़ नज़र आ जाती है कि हर एक चीज़ को क्वेश्चन किया जाता है। अच्छा जनाब, फिर ये कहते हैं कि मीनिंग जो है ना, किसी चीज़ को मानी देना, वो क्रिएटर ने अपने काम के अंदर इंजेक्ट नहीं किया हुआ कि आप इस चीज़ को, क्रिएटर ने किसी चीज़ को मानी दी है। लेकिन ये जो है ना, ये मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मीनिंग किसी चीज़ के अंदर मानी खालिक ने नहीं रखी, पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं, बल्कि जो बंदा उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, उस चीज़ के मायने वो बंदा खुद डिफाइन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि एक टूल आप खालिक ने बना के दे दिया, अब जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो टूल अच्छा है या बुरा है, ये तो आप पे डिपेंड कर रहा है। उस टूल का अच्छा होना और बुरा होना उसके इस्तेमाल पे, और इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल जो है वो आम इंसान उसका कर रहा है। तो मिसाल के तौर पर छुरी है, तो अगर छुरी से आप सब्ज़ी काटेंगे तो छुरी अच्छी है, लेकिन अगर छुरी को आप डकैती में इस्तेमाल करेंगे, किसी को ज़ख्मी करने में इस्तेमाल करेंगे तो छुरी बुरी है। तो छुरी का तो अपना इसमें कोई कसूर नहीं है कि छुरी अच्छी है या बुरी है, तो ये तो सब्जेक्टिव है, ये तो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो काम उस पर कर रहा है, ये तो उसका। तो इस वजह से ये यहाँ पे वो रियलिटी वाली जो बात है ना कि इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है ऑब्जर्वर पे, इस्तेमाल करने वाले पे, ये असल में वो ये वाली बात आ जाती है। फिर आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि न्यूक्लियर फिज़िक्स है, तो न्यूक्लियर फिज़िक्स को आप इंसानियत
की बका के लिए इस्तेमाल करेंगे, बिजली बनाएंगे, एनर्जी क्रिएट करेंगे जिससे कि इंसान जो है वो फ़ायदा उठा सके, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन उसी न्यूक्लियर फार्मूले को आप यूज़ करके कोई डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो बनाएंगे, तो वो तो और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो तो फिर इंसानियत की बका के लिए ख़तरा बन जाता है। तो अब इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो उसको इस्तेमाल करने वालों का कसूर है, ऑब्जर्वर का। तो उस तरह आप इसको समझें कि ये असल में यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। अब पोस्ट मॉडर्न एरा ने एक और भी काम किया, इसमें आपको फिर ये बहुत सारी थीरीज पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर आपको नज़र आ रही हैं कि इसमें आपको कैपिटलिज्म की थीरी नज़र आती है, इसमें आपको मार्क्सिज्म की थीरी नज़र आती है, इसमें आपको रैशनलिज्म की थीरी नज़र आती है, इसमें आपको जो साइकोलॉजी के अंदर फ्रॉडिनिज्म है, फ्रॉड जो है साइकोलॉजी के अंदर, उसको आपको फ्राउड की थीरीज नज़र आती है, फ्रॉडिनिज्म जिसको कहते हैं, डार्विनिज्म आपको नज़र आती है, फैशिज्म आपको इसको नज़र आती है। ये जितनी भी थीरीज अगर आप इसको थोड़ा सा देख लें तो सारी की सारी जो है वो IR के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर नज़र आती हैं, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने एक बात की है पोस्ट मॉडर्निस्ट ने, इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी थीरी नहीं है जो कि तमाम चीज़ों को एक साथ एकदम से एक्सप्लेन कर दे, ऐसी कोई यूनिवर्सल थीरी नहीं है। आपको मुख्तलिफ वाक़यात के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ थीरीज़ बनानी पड़ती हैं, यू कम अप विद डिफरेंट थीरीज़। आप कोई एक ऐसी यूनिवर्सल थीरी नहीं लेके आ सकते जो आप कहते हैं कि जनाब इससे सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इनको दूसरे अंदाज में समझेंगे ना तो ये कहते हैं कि जो रीज़न है, जो साइंस है, ये आइडियोलॉजीज़ हैं, मार्क्सिस्ट के सेंस में या नीत्शे के सेंस में जो है ये कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं और मिथ्स हैं। मतलब आप इसको नीत्शे और मार्क्सिस्ट और जो नीत्शे, इफ़ आई एम रॉन्ग विद दिस प्रोनाउंसिएशन तो आप थोड़ा सा इसको चेक कर लें, लेकिन नीत्शे जो है और मार्क्सिस्ट, अगर आप वो जिस तरीके से चीज़ों को क्रिटिकली देख रहे हैं ना, तो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है ये इसी तरह देखते हैं, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि जनाब बहुत सारी मिथ्स है जो लोगों ने क्रिएट की हुई हैं, लेकिन हमें उन मिथ्स को नहीं मानना, और हमें वो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच जो है वो इसको इस सेंस में चीज़ों को शायद देख रहे हैं। फिर इसमें कल्चरल रिलेटिविज़म आता है जो कि कहते हैं कि जनाब रीज़न तो जो है वो तो बज़ाते ख़ुद एक वेस्टर्न ट्रेडिशन है, आइडियोलॉजी है, और ये बहुत सारे और ट्रेडिशंस के साथ जो है वो compete कर रहा है। ये जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है तो ये बहुत सारे और ट्रेडिशंस के साथ compete करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेथ हो गया, उसमें कल्चरल मीन्स हो गए, चीज़ों को जानने के हवाले से जो भी कल्चरल मीन्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो आपकी कल्चरल रिलेटिविज़म है या रीज़न है, ये एक स्पेसिफिक वेस्टर्न ट्रेडिशन है जो कि आगे बढ़ रही है, ठीक है जनाब। फिर इसमें आपको आगे जाके आपको पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच के अंदर फिर आपको डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, और फिर आपको वेस्टर्न ट्रेडिशंस या आइडियोलॉजीज़ इसके अंदर आपको नज़र आ रही होती हैं जो कि एक ही दूसरे के साथ, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, मार्क्सिज्म, ये आपको एक दूसरे के साथ कंपीटिंग किस्म की आइडियोलॉजीज़ होती है जो कि हो रही होती है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप आगे आएँ तो यहाँ पे फिर इसको भी क्रिटिकली देखा जाता है कि डेमोक्रेसी है या कैपिटलिज्म है, जिस तरह की बाकी की आइडियोलॉजीज़ जो यूरोप के अंदर आई और गई, उन्होंने जैसे कॉलोनाइज़ किया फॉरेन कल्चर्स को, तो ये भी तकरीबन उसी तरह का काम कर रही हैं। ये जो डेमोक्रेसी है या जो कैपिटलिज्म है, ये कॉलोनाइजेशन का ही काम कर रही हैं। जैसे कि पास्ट में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉलोनाइजेशन का काम कर रही थी, और फिर उसमें एग्जांपल पोस्ट मॉडर्निज्म में ये आ रही है कि आप देखें वियतनाम की आप एग्जांपल देखें, फिर आप इराक़ की एग्जांपल देखें, डेमोक्रेसी वहाँ पे लानी थी तो अब कॉलोनाइज तो कर दिया ना अमेरिका ने उसको, आके डेमोक्रेसी लानी थी लेकिन कॉलोनाइजेशन तो कर रहा है। फिर अफ़गानिस्तान की आप एग्जांपल देखें, डेमोक्रेसी लानी थी ना तालिबान से उसको छुड़ा के, लेकिन कॉलोनाइज कर दिया जवाब में, ठीक है। या इसी तरीके से फिर ख़वातीन को सब्जुगेट करने की जो बात होती है कि नहीं जी ख़वातीन ये करेंगे वो करेंगे, ख़वातीन ने ऐसी ज़िंदगी से, तो आप मॉडर्न एरा के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच के अंदर ये आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं कि जनाब कोई भी चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपके ऑब्जर्वर
या आपका जो इस्तेमाल करने वाले का इस्तेमाल है वो उस पर डिपेंड करता है। डेमोक्रेसी एक जगह पे अच्छा रिजल्ट दे रही है, दूसरी जगह पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रूलर बन के आते हैं तो वो डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल करके, मिसयूज़ करके लोगों को सब्जुगेशन में लेके जाते हैं। ख़वातीन को सब्जुगेशन में लेके जा सकते हैं, पूरी की पूरी अक़वाम को सब्जुगेशन में लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है अफ़गानिस्तान की और इराक़ की एग्जांपल जो कि आ गई है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो जो पोस्ट मॉडर्निज़म है वो ये कह रहा है कि जो हकीकत है या जो सच्चाई है वो इंडिपेंडेंटली मौजूद तो कहीं ना कहीं होगी, ठीक है ना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ऊपर कहीं पे मौजूद तो होगी, लेकिन कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हमारे पास नहीं है कि हम उस तक पहुंच सकें। मतलब कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव मीन्स हमारे पास कुछ भी ऐसे नहीं है कि हम उस तक जाएं और उस सच्चाई को हम पा लें। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स हमारे पास ना होने की वजह से जो है ये सब कुछ सब्जेक्टिव है, इंसानी इंटरप्रिटेशन पे ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको आज की ये 3 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं मिडिवलिज्म, मॉडर्निज़म या अर्ली मॉडर्निज़म और लेट मॉडर्निज़म और फिर पोस्ट मॉडर्निज़म, ये आपको समझ आ गए होंगे। और अब जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की या सोशल साइंसेस की कोई भी थीरी जब आप पढ़ेंगे तो जब आपके जहन में ये खाके मौजूद होंगे तो आप सिर्फ देखेंगे कि ये किस एरा में निकली हुई चीज़ थी, ये थीरी किस एरा की के अंदर थीरिस्ट्स ने दुनिया को दी थी। तो जब आप उस एरा को देखेंगे, आप उसको मॉडर्निज़म में, मिडिवलिज्म में या पोस्ट मॉडर्निज़म में लेके आएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि उस वक्त दुनिया के अंदर कौन से ख्यालात जो थे वो परवान चल रहे थे। और फिर आपको समझ आता है कि हाँ जी, ये जो थीरिस्ट था तो इसका अपना जो माइंड था वो भी इसी किस्म के ख्यालात से इन्फ्लुएंस होकर शेप हो रहा था और ये थीरी उसके जवाब में निकल के आपके सामने आई थी। तो फिर आपको थीरीज़ को समझने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में एक और टॉपिक पे बात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।